हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए ज्योग्राफी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए चुने हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, दो चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत खेती बाड़ी आता है। उसके बाद होता है द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप, चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है यहाँ पर कि दो चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप जो है इसका उल्लेख करना है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का विकास, वित्तीय सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो याद रखना है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी चीजें। सिंपल सा था कि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत ना, चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, बस आपको दो एग्जांपल बताना था, हो गया। और लघुत्तरीय में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो पूछा जाए उतना ही आंसर लिखना है एग्जाम में, चाहे वो लघुत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ज्योग्राफी के लिए बता रहे हैं, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही आपको बताना है। जैसे कि इसमें सिंपल सा पूछा गया, दो चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो जो चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप इस प्रकार से, पहला है सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का विकास, वित्तीय सेवाएं जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं चार प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम लिखिए। यानी कि भविष्य में, अभी नहीं सूखा है लेकिन भविष्य में जो सूख सकता है, ऐसे चार संभावी राज्य के कौन कौन से हैं? तो भारत के चार प्रमुख सूखा संभावी राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में वर्षा की कमी से जल संकट के कारण सूखा होना आम बात हो जाता है। जून, जुलाई में, अगस्त में कई बार ऐसा होता है कि वर्षा अगर नहीं हो तो इन सब राज्यों में क्या हो जाता है, तो सूखा जो है वो उत्पन्न हो जाता है, सूखा का संकट जो है उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में ये होना आम बात हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल परिवहन के क्या क्या लाभ होते हैं? एक होता है सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में क्या होता है कि सड़क के मार्ग से हम कोई भी सामान का संचार करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, लाते हैं। एक होता है जल परिवहन, जिसमें क्या करते हैं, जल के रास्ते से, शिप के माध्यम से या कई और माध्यम से हम किसी भी सामान को भेजते हैं या फिर लाते हैं। तो ये जो जल परिवहन से हम सामान को भेजते हैं, लाते हैं, तो इसके लाभ क्या क्या होते हैं, इसके फायदा क्या क्या होते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम सड़क के माध्यम से किसी भी चीज़ को इधर से उधर भेज देते हैं? जल के मार्ग का उपयोग ही क्यों करते? इसका आखिर लाभ क्या है? तो पहला तो ये लाभ है, कम लागत लगता है सड़क के मुकाबले, या फिर हवा से जाते हैं या एरोप्लेन से जाते हैं, इसके मुकाबले जो जल परिवहन है उसमें कम लागत लगता है। दूसरा है, अधिक मात्रा में माल की ढुलाई की जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, जो सामान होता है उसको ढोते हैं। तीसरा, ऊर्जा की बचत होती है। और चौथा है, यातायात और जाम से मुक्ति मिलती है, सड़क से जाएंगे तो जाम में ही फंस जाएंगे। और पांचवा है, पर्यावरण के अनुकूल होता है जल परिवहन। तो ये सभी फायदा, ये सभी लाभ है जल परिवहन का, जिसके कारण कि हम जल परिवहन का यूज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में, तो आपको इतना ही लिख देना है। दीर्घोत्तरीय में पूछा जाए तो एक दो और पॉइंट लिख दीजिएगा, समझ गए ना? बस हो गया, इतना ही आपको बताना है जल परिवहन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या उल्लेख करें। मुख्य स्रोत क्या क्या है वायु प्रदूषण के, इसका आपको उल्लेख करना है, बताना है। तो पहला तो है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं। जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, ये सबसे मुख्य स्रोत होता है वायु प्रदूषण का। दूसरा है वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो गाड़ी चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो या ट्रक हो, सभी से धुआं निकलता है। और ये सभी धुआं जो है ये वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा यही होता है, मेजर जो रीजन है वायु प्रदूषण का वही होता है, वायु प्रदूषण के लिए वाहन से निकलने वाले धुएं। उसके बाद तीसरा है थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट चलता है, इससे जो निकलते हैं धुएं, ये भी मेन कारण होता है वायु प्रदूषण का। चौथा है कूड़ा को जलाना। जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको अगर हम जला देते हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो भी, उससे भी क्या होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। जंगल में कई बार क्या होता है, घर्षण की वजह से अपने आप आग लग जाती है, या कई बार हम जंगल में आग खुद से भी लगा देते हैं कुछ जलाने के लिए, लेकिन अपने आप भी कई बार आप सुने होंगे कि जंगल में आग लग गई है, घर्षण की वजह से लग जाता है गर्मी के समय में। तो इन वजह से भी क्या होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। ये सभी वजह जिसकी वजह से क्या होते हैं, तो वायु प्रदूषण होते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। और ये सब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग खुद से भी लिख दीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप पहले से नहीं पढ़ के गए होंगे और एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते, नहीं लिख पाते, छोड़ थोड़ी देते। ये क्वेश्चन सब तो सिंपल सा है, समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए, वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आप लोग
लोग अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, यानी कि हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय है वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा पिछले साल 11 साल में ज्योग्राफी में और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया वो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं ना तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई गेस्ट पेपर, ना कोई क्वेश्चन बैंक, ना फिर कोई बुक। और इस सब जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस है केवल और केवल 20 रुपये, यानी कि केवल और केवल आप 20 रुपीज़ पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पे कैसे करना है और लेना कैसे है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पर आपको क्या करना है, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है। केवल और केवल 20 रुपये पे करके आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट जो है उसका ले लेना है जो आप पे करेंगे, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस आपको एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में हर एक प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आएगा तो आएगा तो बुक से, बुक के किसी चैप्टर से। और ज्योग्राफी के 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2, और दोनों भाग मिला करके टोटल आपको 21 चैप्टर पढ़ना है क्लास 12th ज्योग्राफी में। और 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब सिंपल सा है, अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग भी इसको जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क कृषि किसे कहते हैं? तो वह कृषि प्रणाली जिसमें वर्षा जल पर निर्भरता होती है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि वर्षा आधारित कृषि, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाना। तो शुष्क कृषि उसे कहते हैं, वह कृषि प्रणाली को कहते हैं जिसमें कि वर्षा के जल पर निर्भरता होती है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि वर्षा पर ही जो निर्भर रहा जाता है जिस कृषि के अंतर्गत, उसी को कहा जाता है शुष्क कृषि। समझ गए? जो कि होती है वर्षा के आधारित कृषि, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है और सूखा प्रतिरोधी फसल को हम उगाते हैं, ताकि अगर वर्षा नहीं भी होगी तो वहाँ हो सकता है वो फसल उग जाए। ऐसे फसल को हम लोग कहते हैं शुष्क कृषि। सिंपल सा आपको याद रखना है कि वैसा कृषि, वैसा खेती, वैसा फसल जिसमें कि वर्षा की कम जरूरत पड़ती हो, या फिर वर्षा पर ही निर्भर, अगर थोड़ा बहुत वर्षा की जरूरत भी पड़ेगी, पानी पटाने की जरूरत भी पड़ेगी उस फसल में, तो वर्षा से काम चल जाएगा। ऐसे कृषि को कहा जाता है शुष्क कृषि। समझ गए ना? जिस पर कि वर्षा की के जल पर निर्भरता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस। तो ये सभी क्या है? तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के 4 स्तंभ है? पहला ऑप्शन रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, तीसरा रहेगा आर्थिक विकास, और चौथा रहेगा इनमें से सभी। तो आप लोग क्या लगाइएगा? इनमें से सभी। या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के 4 स्तंभ है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कहीं पर भी इस 4 ऑप्शन में से कोई एक जो है दे देगा, शिक्षा ही दे देगा और 3 कुछ और देगा, जैसे कि धन दे देगा या कुछ और भी दे देगा। और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के 4 स्तंभ है? तो चारों में से कुछ भी हो तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, ये सभी क्या है? तो मानव विकास के 4 स्तंभ है। और लघुत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा तो बस सिंपल सा आपको इस तरह से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए। तो दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खान कौन कौन से हैं? तो झरिया कोयला खान, रानीगंज कोयला खान, गिरिडीह कोयला खान, कर्णपुरा कोयला खान। ये जो है गिरिडीह और कर्णपुरा ये दोनों ही झारखंड में स्थित है। झरिया भी झारखंड में स्थित है और रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फिक्स है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही, ये फिक्स है। अगर इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा आपके 3 नंबर भी पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में पूछ ले। लघुत्तरीय में पूछेगा तो आपका 3 नंबर पक्का होगा, और नहीं भी पूछेगा फिर भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, और आप ये 4 पॉइंट याद कर लेते हैं तो। क्योंकि इस 4 में से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ये पूछ सकता है कुछ भी इसमें से, जैसे पूछ सकता है कि रानीगंज कोयला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 4 राज्य का नाम रहेगा, असम रहेगा, पश्चिम बंगाल रहेगा, झारखंड रहेगा, कोई और भी राज्य है। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे ही आप देखे तो टिक कर देना कि रानीगंज कोयला खान जो है दामोदर बेसिन में स्थित है। या फिर आपसे झरिया का ही पूछ ले, गिरिडीह का पूछ ले, कर्णपुरा का पूछ ले, कोई भी पूछे तो आपको चारों के बारे में अच्छे से याद रखना है कौन कहां पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में उल्लेख करना था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 पंचम क्रियाकलाप के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी क्रियाकलाप जो है वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यटन हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, शिक्षा सेवाएं हो गई, वित्तीय सेवाएं हो गई, जैसे कि टूरिज्म सर्विस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ये सभी क्या है तो पंचम क्रियाकलाप है। ये सब पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत याद आते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और रहेगा आपका व्यापार, दूसरा रहेगा आपका खेती, तीसरा रहेगा पर्यटन और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। तो क्या याद रखेगा, पर्यटन जो होता है ये आता है पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत, समझ गए ना। या फिर स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, ये सब आती है पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। सबको अच्छे से याद रखना, समझ गए। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि ज्योग्राफी के और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और ऊपर जो आपको PDF बताए थे, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस PDF को नहीं लिए तो आप लोग भी उस PDF को ले सकते हैं, उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको हर एक प्रश्न चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपको उसी PDF से देखने को मिल जाएगा जो आपको ऊपर बता चुके हैं, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।